गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे जनन तंत्र के बारे में, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, जनन क्या होता है? देखो, कोई भी जीव या फिर जंतु अपनी क्या करता है, जाति और वंश को बनाए रखने के लिए, अस्तित्व में बनाए रखने के लिए क्या करता है, अपने ही समान संतति उत्पन्न करता है, जिसे अपन जनन कहते हैं। ठीक है ना। अब जनन तंत्र क्या होता है वो देखो। सबसे पहले कि जनन सभी जीवों में पाए जाने वाला एक महत्वपूर्ण तंत्र है। ठीक है, सभी जीव जंतु अपनी जाति या वंश को बनाए रखने के लिए अपने ही जैसी संतान उत्पन्न करते हैं। ठीक है ना। जीवों में होने वाली इस प्रक्रिया को जनन या फिर प्रजनन कहते हैं। ठीक है ना। मानव में क्या होता है, लैंगिक जनन पाया जाता है। लैंगिक जनन क्या होता है, इसके अंदर दो लोगों की आवश्यकता होती है, एक तो नर और एक मादा। ठीक है। और अलैंगिक जनन क्या होता है, वो होता है एक कोशिकीय में। जैसे एक कोशिका होती है वो टूट जाती है और टूट के दो कोशिका में विभक्त हो जाती है, चाहे वो नर हो या फिर मादा हो। ठीक है, उसको अलैंगिक जनन बोलेंगे। लेकिन जो जनन तंत्र, जो मानव या फिर मनुष्य जनन तंत्र होता है, उसको अपन बोलते हैं, उसमें लैंगिक जनन पाया जाता है। ठीक। दूसरी, लैंगिक जनन द्विलिंगी प्रक्रिया है। क्या है? द्विलिंगी। इसके अंदर एक तो नर होगा और एक मादा होगा, जिसके अंदर नर युग्मक के रूप में शुक्राणु। अब क्या होता है कि हमें पता है कि हमारा जो शरीर है वो कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ठीक है ना। अब दो कोशिकाएं मिलकर एक भ्रूण, एक नई संतति का निर्माण करेगी। कैसे? जैसे नर है, नर से एक कोशिका निकलेगी, उस कोशिका को हम बोलेंगे शुक्राणु। लेकिन हम यहाँ पर उसको कोशिका नहीं बोलेंगे, हम उसको यहाँ पर बोलेंगे नर युग्मक या फिर मादा युग्मक। ठीक है ना। तो नर से जो युग्मक निकलेगा उसको अपन बोलेंगे शुक्राणु, और मादा से जो युग्मक निकलेगा उसको बोलेंगे अंडाणु। ठीक है ना। देखो, पढ़ो इसको। लैंगिक जनन द्विलिंगी प्रक्रिया है जिसमें नर युग्मक के रूप में शुक्राणु तथा मादा युग्मक के रूप में क्या होता है, अंडाणु का निर्माण होता है। भाई, आपका जो नर है वो तो युग्मक के रूप में शुक्राणु, ठीक है, शुक्राणु होगा, और मादा से क्या होगा, अंडाणु, युग्मक के रूप में अंडाणु होगा। दोनों का मिलेगा। ठीक है। देखो, अंडाणु, शुक्राणु व अंडाणु के संपर्क को क्या कहते हैं, निषेचन। जब अंडाणु और शुक्राणु एक दूसरे के संपर्क में आते हैं उसे क्या बोलते हैं, निषेचन, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है ना। निषेचन से क्या होगा, दोनों जब मिलेंगे तो एक कोशिका बन जाएगी, एक कोशिका बन जाएगी, उसको अपन बोलेंगे युग्मनज। शुक्राणु और अंडाणु दोनों क्या है, युग्मक है। जब दोनों युग्मक मिलेंगे तो उसको हम निषेचन बोलेंगे, और निषेचन की प्रक्रिया के बाद में जो युग्मक बनेगा उसको हम युग्मनज बोलेंगे, जाइगोट बोलेंगे। ठीक है ना। जाइगोट का निर्माण होता है। युग्मनज के परिवर्धन से, अब जो आपका युग्मनज है उसके विकास के से क्या बनेगा, एक नए जीव का निर्माण होगा। कैसे होगा? देखो, यहाँ पर देखो, ये सिंबल आपको नजर आ रहा है, इसको अपन हमेशा मेल का सिंबल के रूप में अपन इसको देखेंगे कि ये अगर सिंबल आता है तो वो क्या है, मेल है। और अगर ये सिंबल आता है जो गोला है उसके नीचे प्लस का निशान लगा होती, अगर ये सिंबल आता है तो क्या है, फीमेल है। तो हमने पढ़ा था कि मेल से क्या जो युग्मक निकलेगा उसको अपन क्या बोलेंगे, शुक्राणु, और जो फीमेल से जो युग्मक निकलेगा उसको क्या बोलेंगे, अंडाणु। दोनों जब एक दूसरे के संपर्क में आएंगे तो क्या होगा, निषेचन, और निषेचन की प्रक्रिया के बाद में क्या बनेगा, युग्मनज। दोनों मिल गए, ये शुक्राणु रहा और ये अंडाणु रहा, दोनों मिलकर क्या बना, युग्मनज। और युग्मनज से क्या बनेगा, कोरक, और कोरक से क्या बनेगा, भ्रूण। युग्मनज के विकास से क्या बनेगा, कोरक, और कोरक के विकास से क्या बनेगा, भ्रूण। ठीक है ना। अब नर जनन तंत्र क्या होता है, मादा जनन तंत्र क्या होता है, वो अपन आगे देखेंगे। इससे पहले अपन एक टॉपिक देखेंगे, यौवनारंभ काल, प्यूबर्टी। यौवनारंभ काल किसे कहते हैं, प्यूबर्टी किसे कहते हैं, वो देखते हैं अपन। ठीक है। जनन कोशिकाओं का विकास एक विशेष अवधि में होता है जिसे यौवनारंभ काल कहते हैं। अब ये जनन कोशिका क्या है भाई, जो नर होता है, मादा होता है, उनके अंदर नर के अंदर नर जनन तंत्र पाया जाता है और मादा के अंदर मादा जनन तंत्र पाया जाता है। ठीक है ना। तो उन जनन तंत्र की कोशिकाओं के विकास की एक अवधि होती है कि भाई इतने साल के बाद में आपके जो नर जनन तंत्र है उसका विकास होना शुरू होगा, फिर मादा जनन तंत्र उसका विकास होना शुरू होगा, उसके पश्चात ही वो संतति को जन्म दे सकते हैं। ठीक है। तो वो कौन सा समय, उस समय को हम यौवनारंभ या यौवन आरंभ काल कहते हैं। ठीक है ना। इस अवस्था में लैंगिक विकास दिखाई देने लग जाते हैं।
भाई इस अवस्था में जब ये अवस्था शुरू होती है तो जो नर होता है या फिर मादा होती है उसके अंदर एक अलग सा विकास दिखाई देने लग जाता है, जिसे जनन परिपक्वता कहते हैं। ठीक है ना। लड़कों में क्या होता है, जब जनन परिपक्वता शुरू होती है, जनन कोशिकाओं का विकास शुरू होता है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, जैसे लड़कों में आवाज़ का भारी होना, दाढ़ी मूंछ का आना, कांख व जननांग क्षेत्र में बालों का आना, त्वचा तेली होना। लड़कियों में क्या होता है कि लड़कियों में स्तन का बनना, आकार में वृद्धि, स्तन का बनना तथा आकार में वृद्धि, त्वचा तेली होना, जननांग क्षेत्र में बालों का आना या फिर रजोधर्म का शुरू होना। ठीक है। जब ये लक्षण नर या फिर मादा में शुरू हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि यौनारंभ काल का विकास शुरू हो गया है। अब कब, कौन से साल में होता है, कब शुरू होता है वो देखो। लड़कियों में यौनारंभ 12 से 14 वर्ष की उम्र में शुरू हो जाता है, यानी जो आपकी जनन कोशिकाएं हैं उनका विकास होना शुरू हो जाता है, और लड़कों में 13 से 15 वर्ष की उम्र में शुरू हो जाता है। अब ये इसमें लैंगिक परिपक्वता कब आ जाती है, यानी वो बच्चे देने के लिए तैयार कब हो जाते हैं, मतलब एक अपने ही समान संतति उत्पन्न करने के लिए तैयार किस उम्र में होते हैं। ठीक है ना। तो लैंगिक परिपक्वता 18 से 19 वर्ष की उम्र में पूर्ण हो जाती है। इसके बाद में ही लड़की या लड़के की शादी की जाती है। ठीक है। आगे देखो, ये आपका यौनारंभ का। अब अपन पढ़ेंगे नर जनन तंत्र, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है। अब देखो हर जनन तंत्र में हर तंत्र में क्या होते हैं, अंग होते हैं। ठीक है ना। तो इसमें भी अपन अंग पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे कि मानव में नर जनन तंत्र में प्राथमिक और द्वितीयक लैंगिक अंग होते हैं। प्राथमिक लैंगिक अंग कौन सा होता है, वृषण होता है, टेस्टिस। ठीक है। और द्वितीयक लैंगिक अंग में क्या होता है, बहुत सारे होते हैं। देखो अधिवृषण होता है, एपिडाइडमिस, वृषण कोष होता है, स्क्रोटम, शुक्र वाहिका होती है जिसको अपन वास डिफरेंस बोलते हैं, शुक्राशय होता है जिसको अपन सेमिनल वेसिकल बोलते हैं, प्रोस्टेट ग्रंथि होती है जिसको प्रोस्टेट ग्लैंड बोलते हैं, मूत्र मार्ग होता है जिसको यूरेथ्रा बोलते हैं, शिश्न होता है जिसको अपन पेनिस बोलते हैं। ठीक है ना। ये टोटल 8 अंग होते हैं जिसके अंदर एक प्राथमिक होता है और 7 क्या होते हैं, द्वितीयक लैंगिक अंग होते हैं। अब हम इसको एक एक पढ़ेंगे अपन, क्या होता है कैसे होता है। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे प्राथमिक लैंगिक अंग। प्राथमिक लैंगिक अंग में अपन पढ़ेंगे वृषण। वृषण क्या होता है, प्राथमिक लैंगिक अंग होता है। वृषण अपन ने देखा कि क्या होता है, प्राथमिक लैंगिक अंग होता है। वृषण नर युग्मक के रूप में शुक्राणु, वृषण क्या करता है, 2 चीजें करता है, एक तो शुक्राणु का निर्माण करता है और एक हार्मोन का स्रावण भी करता है। तो वृषण में एक तो शुक्राणु का निर्माण होता है, दूसरा एक टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण होता है। तो जब भी आपसे पूछे कि नर जनन तंत्र में कौन से हार्मोन का स्रावण होता है, तो कौन से का होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण होता है। ठीक है। मानव में एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं, मतलब 2 वृषण होते हैं, एक जोड़ी के रूप में होते हैं। ठीक है। वृषण कहाँ पाया जाता है, उदर गुहा के बाहर, यानी अपने शरीर के बाहर पाया जाता है, वृषण कोष में रहते हैं। ठीक है। स्क्रोटम जिसको अपन बोलते हैं वृषण कोष। ठीक है। फिर अपन बात करते हैं द्वितीयक लैंगिक अंग। द्वितीयक लैंगिक अंग में सबसे पहला है अधिवृषण, एपिडाइडमिस। ठीक है ना। अधिवृषण वृषण के पीछे होते हैं, आपका जो वृषण होते हैं उनके जस्ट पीछे होते हैं। इनका काम क्या है, इसके द्वारा शुक्राणु वृषण से शुक्र वाहिका में आते हैं। इसका काम क्या है, जो आपके शुक्राणु जो वृषण से बनेंगे, वृषण से निकल के कहाँ आएंगे, अधिवृषण में आएंगे। ये शुक्राणु को तरलता प्रदान करता है और उसको संग्रह करने का काम भी करता है। फिर यहाँ से एक नली जाएगी जो शुक्राशय तक जाएगी। ठीक है ना। उस नली को हम बोलेंगे शुक्र वाहिका। वृषण से जो अधिवृषण है, अधिवृषण से एक नलिका निकल कर जाएगी जो कहाँ जाएगी, आपके शुक्राशय में जाएगी, है ना। शुक्राशय क्या होता है, जहाँ पर शुक्राणु इकट्ठा होते हैं। ठीक है। तो वहाँ तक जो नली जाएगी उसको अपन बोलेंगे शुक्र वाहिका। ठीक है। अधिवृषण, अब अधिवृषण का काम क्या है, शुक्राणु को वृषण से शुक्र वाहिका में भेज देना, जो नली है उसके अंदर भेज देना। ठीक है ना। अधिवृषण में शुक्राणुओं का परिपक्वन व संग्रहण होता है। आपका जो अधिवृषण है उसके अंदर शुक्राणुओं का परिपक्वन होता है और संग्रहण भी होता है। अब बात करते हैं वृषण कोष की। वृषण कोष क्या होता है, देखो वृषण कोष आपके जो वृषण होते हैं उसके चारों तरफ एक थैलीनुमा संरचना पाई जाती है जिसके अंदर वो सुरक्षित रहते हैं। कौन, वृषण। जो थैलीनुमा संरचना उसके चारों तरफ पाई जाती है, जो वृषण को सुरक्षा प्रदान करती है, उसको हम बोलते हैं वृषण कोष, स्क्रोटम। ठीक है ना।
देखो वृषणकोश अपने अंदर स्थित वृषण को अपने अंदर स्थिर रखते हैं। शुक्राणु निर्माण हेतु कम तापमान की आवश्यकता होती है। जो अपने शरीर का टेम्परेचर होता है उससे कम तापमान की आवश्यकता होती है शुक्राणुओं के निर्माण में, इसलिए क्या होती है ये शरीर से बाहर होते हैं, ठीक है ना। वृषणकोश ताप नियंत्रण के तौर पर भी कार्य करता है। वृषणकोश क्या करता है, आपके वृषण का तापमान को नियंत्रित भी करता है। शुक्रवाहिका वास डिफरेंस क्या होता है, शुक्राणु शुक्राशय तक, शुक्राणु है कहाँ बने, वृषण में बने, शुक्राशय जहाँ पर शुक्राणु इकट्ठा होंगे, शुक्रवाहिका यानी वृषण से जो नली जाती है शुक्राशय तक, उस नलिका को बोलते हैं शुक्रवाहिका, ठीक है ना। तो शुक्राणु शुक्राशय तक शुक्रवाहिका के द्वारा पहुंचते हैं, ठीक है ना। शुक्रवाहिका व मूत्राशय, शुक्रवाहिका मतलब जहाँ से शुक्राणु जाते हैं, और मूत्राशय, शुक्रवाहिका व मूत्राशय, है ना, ये संयुक्त नलिका का निर्माण करते हैं। क्योंकि जब आपके शुक्राणु जब बाहर निकाले जाएंगे तब मूत्र मार्ग के द्वारा ही निकाले जाएंगे, और मूत्र भी मूत्र मार्ग के द्वारा ही बाहर शरीर से निकाला जाएगा, ठीक है। यह वाहिका शुक्राशय के साथ मिलकर, शुक्राशय कहाँ है, जहाँ पर शुक्राणु इकट्ठा होते हैं, शुक्राशय के साथ मिलकर स्खलन वाहिनी बनाती है, ठीक। अब बात करते हैं शुक्राशय, सेमिनल वेसिकल्स, ठीक है। शुक्राशय क्या होता है, शुक्रवाहिनी शुक्राणु संग्रहण के लिए थैलीनुमा संरचना में खुलती है। आपकी जो शुक्रवाहिनी थी वो शुक्राणु को लेकर आएगी, तो जैसे वो शुक्रवाहिका क्या करती है, एक थैलीनुमा संरचना में खुलती है, जहाँ पर शुक्राणु इकट्ठा करते हैं, उस थैलीनुमा संरचना को हम क्या बोलते हैं, शुक्राशय बोलते हैं, है ना। शुक्राशय के भित्ति से एक चिपचिपा द्रव्य स्रावित होता है। आपका जो शुक्राशय होता है उसके अंदर की तरफ से एक चिपचिपा पदार्थ भी निकलता है जो शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करता है, ठीक है ना। यह पदार्थ शुक्राणुओं को गतिशीलता भी प्रदान करता है, मतलब गति भी करवाता है, ठीक है। प्रोस्टेट ग्रंथि क्या होती है, शुक्रवाहिका के संधि स्थल के समीप, अब जो आपकी शुक्रवाहिनी होती है उसके संधि स्थल, ठीक है। शुक्रवाहिका किससे मिलती है, मूत्रवाहिनी मूत्राशय, है ना, उससे मिलती है, तो उसके संधि स्थल के समीप ही प्रोस्टेट ग्रंथि होती है। प्रोस्टेट ग्रंथि क्या करती है, क्षारीय द्रव्य का स्त्रवण करती है। प्रोस्टेट ग्रंथि क्या करती है, एक क्षारीय द्रव्य का स्त्रवण करती है जो शुक्राणुओं को जीवित रखती है, ठीक है ना। यह द्रव्य शुक्राणुओं को तरलता प्रदान करता है। यह क्या करता है, शुक्राणुओं को तरलता प्रदान करता है, जिसको हम वीर्य बोलते हैं, ठीक है ना। मूत्रमार्ग यूरेथ्रा, मूत्रमार्ग यूरेथ्रा क्या होता है, यह एक प्रकार की पेशीय नलिका है। मूत्रमार्ग क्या है, पेशीय नलिका है, यानी ये पेशियों से मिलकर बनी होती है, इसके अंदर कोई हड्डी नहीं होती है, ठीक है। यह नलिका शिश्न के शीर्ष बिंदु पर खुलती है। आपका जो शिश्न है उसके शीर्ष बिंदु पर ये खुलती है। यह मूत्र व वीर्य स्खलन की संयुक्त नलिका होती है। मतलब मूत्र मार्ग क्या होता है, मूत्र मार्ग से ही मूत्र का विसर्जन होगा और शुक्राणु का भी विसर्जन होगा, ठीक है। नलिका होती है, इसे मूत्र जनन नलिका यूरिनोजेंटल कैनाल कहते हैं, ठीक है। शिश्न क्या होता है, पेनिस जिसको बोलते हैं, यह एक प्रकार की पेशीय नलिकाकार अंग होता है। मतलब पेशियों से मिलकर बना होता है, हड्डियां नहीं होती है इसके अंदर, ठीक है। शिश्न पुरुषों का मैथुनांग अंग होता है। इसके माध्यम से शुक्राणु मादा के जनन तंत्र में पहुंचाया जाता है, जहां पर शुक्राणु व अंडाणु मिलते हैं और दोनों मिलकर युग्मनज का निर्माण करते हैं, और युग्मनज आगे विकसित होकर विकास होकर उसमें परिपक्वता होकर वो एक भ्रूण का निर्माण करते हैं, जो प्रसव के बाद में संतति को जन्म देते हैं, ठीक है। शिश्न हर्षक उत्तक का बना होता है। इस शिश्न जिस अंग उत्तक का बना होता है उसका नाम है हर्षक उत्तक, ठीक है। इस उत्तक में रिक्त स्थान रहता है जिससे कोशिकाएं व धमनियां रहती है, जिसमें क्या रहती है, कोशिकाएं और धमनियां रहती है। सामान्य अवस्था में शिश्न छोटा तथा शिथिल रहता है, ठीक है। मैथुन के समय यह उन्नत अवस्था में आकर वीर्यमय शुक्राणु को, मैथुन के समय यह उन्नत अवस्था में आकर वीर्यमय शुक्राणु को मादा जनन अंग तक पहुंचाने का कार्य करता है, ठीक है। यह है आपका
नर जनन तंत्र का डायग्राम। इसके अंदर अपन ने सबसे पहले जो देखा वहां से लेके अपन सारे अंगों की देखते हैं भी कहाँ कहाँ कैसे कैसे होता है। ठीक है, तो देखो ये जो देखो ये आपके हैं वृषण, इसके अंदर ये जो आपको गोली से नजर आ रही है 2 होते हैं। ठीक है ना, वृषण क्या होते हैं, 2 होते हैं, एक जोड़ी के रूप में होते हैं। तो ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये क्या है, वृषण, ये वृषण। ठीक है ना, अब ये एक थैलीनुमा संरचना में सुरक्षित रहता है। देखो ये थैलीनुमा संरचना चारों तरफ। ठीक है, इस थैलीनुमा संरचना को हम बोलेंगे वृषण कोष। ठीक है, इन वृषण के पीछे जो संरचना आपको ये दिखाई दे रही है इसको बोलते हैं अधिवृषण, जिसके अंदर शुक्राणु एकत्रित होते हैं। ठीक है ना, जिसको अपन तरलता प्रदान करते हैं ये। और फिर यहाँ से जो ये नली निकल के जा रही है, अधिवृषण से जो ये नली निकल के जा रही है, ये इस नली को हम बोलते हैं शुक्र वाहिनी। देखो ये रही, इस नली को हम क्या बोलेंगे, शुक्र वाहिनी। तो ये देखो ये शुक्र वाहिनी यहाँ से चली और यहाँ पर आके और ये यहाँ आ गई। ठीक है ना, यहाँ किससे मिली, ये शुक्राशय से। कहाँ मिली, शुक्राशय से, जहाँ पर शुक्राणु एकत्रित होंगे, इकट्ठा होंगे, और यहाँ पर एक चिपचिपा पदार्थ भी निकलता है जो इनको पोषण प्रदान करता है और तरलता भी प्रदान करता है। ठीक है, फिर देखो ये क्या आपका यहाँ पर, इसके जस्ट यहाँ पर ये है मूत्राशय, जहाँ पर आपका यूरिन इकट्ठा होता है, मूत्र इकट्ठा होता है। ठीक है, अब ये देखो ये दोनों यूरिया है ना, यूरिन आपका मूत्र और आपका ये शुक्राणु शुक्राशय दोनों मिलके यहाँ पर हो गए। अब जहाँ पर का ये संधि स्थल है वहाँ पर क्या होती है, प्रोस्टेट ग्रंथि होती है, जो एक द्रव्य का स्त्रावण करती है, जिसको अपन वीर्य बोलते हैं, जो शुक्राणु को गति प्रदान करने का काम करती है। ठीक है, यहाँ से आपका या आपका जो मूत्र है या फिर आपके शुक्राणु है वो यहाँ से निकल के कहाँ से जाते हैं, पेनिस की सहायता से। ये मूत्र जनन नलिका है। ठीक है, ये सिस्म पेनिस होता है, मूत्र मार्ग, ये लास्ट में मूत्र मार्ग है। तो यहाँ से ही शुक्राणु बाहर आते हैं और मूत्र भी बाहर आते हैं। ठीक है, तो ये आपका नर जनन तंत्र हो गया, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अपन ने 3 चीज पढ़ी है, एक तो जनन, ठीक है, दूसरा यौवनारंभ काल, और तीसरा नर जनन तंत्र। एक बच गया है मादा जनन तंत्र, वो अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आप ये पढ़ो, इसके साथ साथ में नोट्स बनाते जाओ। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर दिए हुए हैं मेरे, व्हाट्सअप करो, मैं आपको बताऊंगा कि क्या समझ में नहीं आया आपको। ठीक है, ओके, थैंक यू।